जय हिंद। फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू के बारे में, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, और ये बताने वाले हैं कि जो फूड आप लेते हैं तो उस फूड में आपको किस तरह की एनर्जी जो है ना, वो फूड में जो एनर्जी है वो आपको किस तरह से एनर्जी आपको मिलती है, किस फॉर्म में आपको एनर्जी मिलती है, और फूड से एनर्जी वो किस तरह से एनर्जी आता है बाहर, या किस फॉर्म में एनर्जी उसमें रहता है। तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब हम फूड से एनर्जी रिलीज करने की बात करते हैं तो एक्चुअली में फूड ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस हो जाता है, कैटाबॉलिक हो जाता है। और कैटाबॉलिज्म में जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, वो हीट रिलीज करता है वो। तो जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है उस फूड में से जो एनर्जी है वो हीट के रूप में रिलीज होती है। और वो जो हीट है, इसीलिए ऐसे आप समझ लो कि हीट को मानते क्या है, दिस इज द अल्टीमेट, है ना, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। जितने भी तरह की एनर्जी है उस सब में से जो है अल्टीमेट जो फॉर्म है वो क्या है, ऑल एनर्जी का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो हीट है। इसीलिए जो फूड से जो एनर्जी निकलती है उसको भी हम लोग किस रूप में समझते हैं, हीट एनर्जी के रूप में समझते हैं। ठीक है। और जहाँ तक कि आपको पता है कि जो हीट एनर्जी है ना, जो हीट एनर्जी है उसका जो यूनिट है, या तो उसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं या तो उसको हम जूल में मेजर करते हैं। फिर जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो वो हीट एनर्जी है उसका इस्तेमाल हो जाता है जो एडीपी प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो वो जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करके वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड होकर के वो बनाता है न्यू एटीपी मॉलिक्यूल, और वो एटीपी मॉलिक्यूल उस हीट एनर्जी को अपने में बाइंड करके रखता है। ठीक है। तो इस तरह से जो फूड से निकला हुआ जो एनर्जी है वो एनर्जी एक नए एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो नया एनर्जी मॉलिक्यूल कौन हो गया, एटीपी मॉलिक्यूल हो गया। इसीलिए एटीपी मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, और उसको सेलुलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेलुलर एनर्जी भी बोलते हैं और एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं एटीपी को। जब हम कोई काम करते हैं तो यही एटीपी मॉलिक्यूल का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जो एटीपी है वो ब्रेक करते हैं। ठीक है। और वो जब ब्रेक करते हैं तो जो एनर्जी उसमें बंधा था वो एनर्जी टूटता है, और उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है। तो आइए समझते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलोरीफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू, कैलोरीफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू का ये जो हेडिंग है इसके अंदर में हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ऑल एनिमल्स का, ऑल प्लांट का, है ना, या ऑल ह्यूमन का, तो वो सभी का क्या होता है, तो वो फूड से ही मिलता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायरमेंट, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, ऑल एनिमल्स, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स as well as as well as as well as energy content of food, energy contents of food, है ना, energy contents of food expressed in term of, express in terms of, किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी के रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके।
अब ऐसा क्यों? जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऑल एनिमल्स का, या जो एनर्जी कंटेंट है फूड में, उसको हम हीट एनर्जी के रूप में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो आपको अभी बताया था कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको समझना है जरा सा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आखिर क्यों कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, कि हीट इज द ultimate, heat is the ultimate form, it is the ultimate form of all types of energies, जितने भी तरह की एनर्जी हैं उन सबका जो अल्टीमेट फॉर्म है वो क्या है? हीट होता है, ठीक है? अब यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं? द यूनिट, हाँ, यूनिट जो यूज करते हैं वो क्या है? द यूनिट used for denoting heat energy is क्या होता है? या तो आप इसको कैलोरी से, है ना, आप इसको कैलोरी से, कैलोरी और जूल, कैलोरी या जूल से इसको मेजर करते हैं, ठीक है? कैलोरी या जूल से मेजर करते हैं, ओके? तो अगर हम समझते हैं कि क्या होता है जो, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे नोटिफाई कर लेंगे हम लोग कि कितना कैलोरी क्या होता है। अगर हम देखते हैं कि 1 कैलोरी एनर्जी, ठीक है, 1 कैलोरी की अगर बात करेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है, ये माना जाता है। उसी तरह से अगर हम मानते हैं कि 1 किलो कैलोरी की बात करें, 1 किलो कैलोरी की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000 कैलोरी हो जाएगा, है ना, 1000 कैलोरीज हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 किलो जूल की बात करते हैं, है ना, 1 किलो जूल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 1000 जूल हो जाएगा, है ना, 1000 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम किलो जूल को मेजर कर सकते हैं, कंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हमें यहाँ पे समझना है कि 1 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 किलो कैलोरी जो है वो कितनी एनर्जी है? कितने एनर्जी को हम 1 किलो कैलोरी एनर्जी मानते हैं, ठीक है? 1 किलो कैलोरी एनर्जी को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू होता क्या है? तो याद रखना है आपको कि 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर को, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने में, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने में जो हीट इस्तेमाल होता है, जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी इक्विवेलेंट होता है किसका? 1 किलो कैलोरी का। यानी कह सकते हैं रेजिंग द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द 1 किलो कैलोरी एनर्जी। तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी समझ रहे हो? यानी 1 लीटर वाटर को गर्म करें और वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस में बदल जाए, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक वाटर को गर्म करने में जितना एनर्जी लगा, जितना हीट लगा, वो 1 किलो कैलोरी होता है, ठीक है? तो 1 किलो कैलोरी का यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है। 1 KCl, 1 किलो कैलोरी, है ना, इज इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट कह सकते हो या इक्वल कह सकते हो, है ना, इक्विवेलेंट
ठीक है, इक्विवेलेंट टू, किससे इक्विवेलेंट होता है? इक्विवेलेंट टू अमाउंट, इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर, ठीक है, कितना होगा? यूज्ड टू रेज, ऐसे करके लिखेंगे, यूज टू रेज द टेम्परेचर, यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg या लीटर लिख सकते हैं, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी लगता है वो एनर्जी किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब इसके आगे हम बात करते हैं, है ना, इसके हम आगे बात करते हैं कि जो एनर्जी है वो कहाँ जाता है, किस फॉर्म में आता है, उसको थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो समझिएगा आगे इसमें क्या है ना, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखना है क्या होता है, समझिएगा। सपोज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे किसी तरह से हमने कहा कि यहाँ पे ग्लूकोज है, यानी C6H12O6 है, और इसका यहाँ पे C6CO2, ठीक है, 6CO2 के प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? तो 6CO2 में, 6H2O में, और कन्वर्ट हो गया किसमें? तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये हमें क्या पड़ रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है? कैटाबोलिक है, तो रिएक्शन के लास्ट में क्या होगा? एनर्जी निकलेगा। तो ये जो एनर्जी निकला है एक्चुअली में ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये जो एनर्जी रिलीज किया है वो एनर्जी एक्चुअल किस फॉर्म में एनर्जी है? ये हीट फॉर्म में एनर्जी है। ये जो एनर्जी निकला हुआ है वो किस फॉर्म में एनर्जी है? ये हीट फॉर्म में एनर्जी निकला हुआ है। अब ये जो है एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? समझना जरा सा। ये जो एनर्जी है वो क्या होता है? ये जो एनर्जी है उसको क्या करता है? सेल्स के अंदर, ठीक है, जो हमारा सेल है, लिविंग बॉडी है भाई, तो हमारे पास जो सेल है उसके अंदर यहाँ पे पहले से मौजूद है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको कहते हो ADP। तो ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये जो ADP है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस तरह से आइसोलेट भी कह सकते हैं, या आप इस तरह से PI भी लिख सकते हैं। तो PI लिखेंगे या इस तरह से लिख देंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। तो यहाँ पर ये क्या होता है? इस्तेमाल करता है, किसको इस्तेमाल करता है? तो ये जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो ये एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये यहाँ पे एनर्जी क्या होगा? इस्तेमाल होगा, और एनर्जी इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम मैं लिख देता हूँ ATPase। कौन सा एंजाइम है? ATPase एंजाइम है, ठीक है। तो ATPase एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? तो ये जो ADP था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? ATP में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ATP में। यानी जो दो फॉस्फेट थे पहले से, ये दो फॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट एनर्जी का इस्तेमाल करके जब यहाँ पे ऐड हो जाता है तो कन्वर्जन हो गया किसमें? ATP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि ये एक्चुअली में हुआ क्या है। तो यहाँ पर ऐसे है, रिएक्शन इस तरह से हुआ, ADP एस्क्यूगल, है ना, एस्क्यूगल P। इसका मतलब क्या है? दे कैन रिप्रेजेंट, इस सिंबल को क्या कहते हैं? ये जो सिंबल है उस सिंबल को क्या कहते हैं? तो ये जो सिंबल है इसका नाम होता है एस्क्यूगल। इसको क्या कहते हैं? एस्क्यूगल सिंबल। कौन सा सिंबल है ये? एस्क्यूगल सिंबल है।
कब इस्तेमाल होता है ये स्कीको सिंबल? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी कोई रिएक्शन हो, ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो और वो रिएक्शन जो है एनर्जी रिच बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं एस्क्यूगल सिंबल, है ना, एस्क्यूगल सिंबल यूज्ड फॉर establishing energy rich bond, जहां कहीं भी एनर्जी रिच बॉन्ड बनता है वहां पे इस्तेमाल करते हैं कौन सा सिंबल? तो ये सिंबल को कहते हैं एस्क्यूगल सिंबल। कौन सा सिंबल है ये? एस्क्यूगल सिंबल। एस्क्यूगल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने दिया था कि जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो एनर्जी बॉन्ड के साथ बनता है। यानी कह सकते हो यहाँ पे कि अगर हम दूसरे तरीके से आपको दिखाएं यहाँ पर तो कैसे होगा समझिएगा, ठीक है, कैसे होगा उसको समझना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक जो है एडिनोसिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे पहले से जो है हमारे पास क्या है, तो दो फॉस्फेट है, पहले से हमारे पास क्या है, दो फॉस्फेट है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है और एक फॉस्फेट को और ऐड करना है। तो एक फॉस्फेट जो नया यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तरह से जो नया फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ये जो नया फॉस्फेट ऐड हो रहा है ये रिएक्शन के बाद, यानी पहले से भी यहाँ पर ये जो दोनों फॉस्फेट यहाँ पे ऐड थे वो फॉस्फेट भी यहाँ पे कैसे ऐड है, तो एनर्जी के साथ ऐड है। किसके साथ ऐड है? एनर्जी यहाँ पर भी है और इस बॉन्ड के साथ भी एनर्जी इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी एनर्जी इस्तेमाल करके बना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है यहाँ पर, किस तरह से एक एडिनोसिन फॉस्फेट के बीच में एनर्जी बॉन्ड है, दूसरा एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में एनर्जी बॉन्ड है और तीसरा एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में भी क्या है, एनर्जी बॉन्ड है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिनोसिन और तीनों फॉस्फेट के बीच में क्या बन रहा है, तो एनर्जी बॉन्ड बन रहा है और एनर्जी बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस्क्यूगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रख रहे हैं ये जो फूड है वो टूटा है एनर्जी, और एनर्जी को हमने हीट के रूप में लिया और उसी एनर्जी हीट को इस्तेमाल किया है एटीपी बनाने में इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, जब भी कभी हम कोई काम करते हैं, है ना, व्हेन डूइंग एनी वर्क, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है, दे कैन रिएक्ट विद द H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा H2O। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन द एटीपी, तो वाटर मॉलिक्यूल H2O से रिएक्ट करता है और H2O से जब रिएक्ट करता है तो दे कैन स्प्लिट, ये टूट जाएगा और टूट करके क्या बनाएगा, तो फिर से बना लेगा ADP प्लस PI अलग हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे अलग हो जाएगा और जो एनर्जी यहाँ पे टूटा था वो एनर्जी भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी बाहर निकला, इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूज्ड फॉर डूइंग वेरियस फंक्शंस, उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब ये टूटता है वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में। तो अब है क्या कि ये जो एनर्जी निकल रहा है एक, है ना, 1 ADP से 1 ADP को 1 ATP में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, यानी कितना कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगा अगर एक ATP मॉलिक्यूल टूटता है तो, है ना, एक ATP मॉलिक्यूल टूटता है तो इसे हम देखेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं यहाँ पे कि क्या होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि क्या एनर्जी निकलती है, क्या एनर्जी वैल्यू होता है। तो मैं बता दूं आपको कि 1 ATP, है ना, 1 ATP में जो एनर्जी वैल्यू रिलीज करता है वो एनर्जी वैल्यू होता है कितना, 7.3 KCl। कितना एनर्जी रिलीज करता है, 7.3 KCl। और याद रखना है आपको
कि ये जो 7 पॉइंट केसीएल है, अगर हम इसी को जूल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 एटीपी इक्वल टू, अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा 7.3 इंटू 4.18, ठीक है, 4.18 जूल से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्स आ जाता है 30.5 जूल, ठीक है। यानी 1 जूल में 1 एटीपी में कितना जूल आया, तो 30.5 जूल आता है। हालांकि ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो है ये ओल्डर एस्टीमेट है, ओल्डर एस्टीमेट है, ये पहले माना जाता था, ओल्डर एस्टीमेट है। अगर न्यूअर एस्टीमेट की बात करेंगे, जो नया मान है, न्यूअर एस्टीमेट की अगर हम बात करेंगे तो न्यूअर एस्टीमेट क्या होता है, न्यूअर एस्टीमेट में 1 एटीपी इक्वल टू 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, इतना रिलीज करता है। और अगर न्यूअर एस्टीमेट के बेसिस पे जाओगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 1 एटीपी इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो लगभग हो जाएगा 34 जूल, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यूअर एस्टीमेट हो गया। तो ध्यान में आ गया कि अगर आपका एटीपी मॉलिक्यूल 1 एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है। अगर कैलोरी में देखते हैं तो इतनी एनर्जी मिलती है, और अगर जूल में देखते हैं तो आपको ओल्डर एस्टीमेट में इतनी एनर्जी मिलती है और न्यूअर एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इतनी एनर्जी मिलती है। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया आपका वैल्यू, जो एनर्जी वैल्यू होता है वो। अभी हमने इसमें क्लियर नहीं किया है कि एक्चुअली हमें कैलोरीफिक वैल्यू को समझना पड़ेगा, फिर फिजियोलॉजिकल वैल्यू को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम एनर्जी वैल्यू को समझा रहे थे, ठीक है, जो कि क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू का एक्चुअल पार्ट है और फिजियोलॉजिकल वैल्यू का जो एक्चुअल पार्ट है वो हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है ये वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलता रहे और आप क्लास ना मिस करें, आपकी पढ़ाई रुके नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।